हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा बताइए। आ रही हो तो हम फिर आगे चलें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा बताइए। ओके प्रशांत जी, चलिए तो हम आगे चलते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे चल रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ पीछे की क्लास का। इमरजेंसी में अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले कि नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है। मैं एक बार रिवीजन पूरी करा देता हूँ। लो यार, कहाँ गया मारकर, आ जाओ। हमने देखा था कि भारत के संविधान के भाग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में यानी 18 में इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं। और जो इमरजेंसी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक अनुच्छेद 352, एक अनुच्छेद 356 और एक अनुच्छेद 360। इसे कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसे कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, और इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। अपन ने शुरू कौन सी की थी बच्चों? ये वाली। इस इमरजेंसी में पहले अपन ने लगने का तरीका बताया था कि इमरजेंसी लगाई कैसे जाती है। तो मैंने इसमें आपको दोनों बातें बता दी थी कि 44 में संविधान संशोधन से पहले क्या सीन था और 44 में संविधान संशोधन के बाद क्या सीन था। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो नेशनल इमरजेंसी है इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। तो प्रभाव कितने थे? 3। पहला, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर प्रभाव। दूसरा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा पर प्रभाव। तीसरा, फंडामेंटल राइट पर प्रभाव। तो अभी ये दोनों तो अभी आज पढ़ेंगे हम। ठीक है। अपन ने ये देखा था। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे जो प्रभाव थे वो बच्चों 3 तरीके के थे। सेंट्रल स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशन पर, दूसरा सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन पर, तीसरा सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन पर। ठीक है। अपन ने ये तीनों देखे थे। तो जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है जब इमरजेंसी लगती है तो, और स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती, इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती हैं। ठीक है। और कब तक रहती हैं? जब तक की इमरजेंसी लगी रहती है ना। और इसमें लेजिस्लेटिव में क्या था कि सेंट्रल की पार्लियामेंट या संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और जो संसद कानून बनाती है इमरजेंसी के टाइम पर राज्य सूची के विषयों पर, वो कानून इमरजेंसी के टाइम तक तो चलते रहते हैं, इमरजेंसी के बाद भी कितने महीने तक चलते हैं? 6 महीने तक चलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, मतलब केंद्र सरकार के पास शक्ति आ जाती है कि राज्यों को जो रेवेन्यू देते हैं वो इमरजेंसी के टाइम पर कम ज्यादा कर सकती है, कम भी कर सकती है, रद्द भी कर सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो फाइनेंशियल जो रेवेन्यू होगा वो किसके टाइम पर? इमरजेंसी के टाइम पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन थी कि जो रेवेन्यू में चेंजेस होंगे वो इमरजेंसी के टाइम तो तक तो चलेंगे ही चलेंगे, इमरजेंसी के बाद भी वो तब तक चलेंगे जब तक कि वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं होता। मैं यहां तक आपको समझा चुका हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसके आगे वाला मुद्दा उठाते हैं। अब आगे अपन को पढ़ना क्या है? आज जो पढ़ेंगे हम वो अपन देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है। सेंट्रल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या कार्यकाल पर, और फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज यही दो समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही बहुत टेढ़े हैं। मेनली सबसे बड़ा टेढ़ा तो ये वाला है। इसमें तो आपकी सांसें वासें सब हिलना शुरू हो जाएंगी इस वाले में तो। क्यों क्यों हिलना शुरू हो जाएंगी? कि एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ज्यादातर बच्चे इसको जानते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत एक और है कि ज्यादातर टीचर इसको समझा नहीं पाते हैं इस वाले को। तो इस वाले को ज्यादा गहराई में देखेंगे। चले बच्चों। तो अब क्या लिखा है ये? एक बच्चा बोला लव यू सर। लव यू टू भाई। आई लव यू सो मच। पूरा पूरा। ठीक है। लव यू रखूंगा, चुम्मी चुम्मा नहीं करूंगा, ये सब बेकार की चीजें। आ जाओ। अब देखते हैं अपन लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। पहले समझाता हूं फिर लिखवाता हूं। ठीक है। आ जाए।
अच्छा, मैं यहाँ ये जो इस लास्ट वाला तक मैं लिखवा भी चुका हूँ आप लोगों को, है ना, तो इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इस क्लास को देख रहे हो, आज वाली क्लास को, और अगर आज की क्लास में डायरेक्ट आई हो, कल की नहीं देखी है, तो परसों वाली क्लास देख लेना आप, मतलब कल तो क्लास ही नहीं थी, परसों वाली देख लेना, तो आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाए। अब देखो ये वाला है, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनावों पर प्रभाव। तो पहले इतना समझ लो कि देखो, चाहे मैं लोकसभा पर समझाऊं, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पर समझाऊं, दोनों पर सेम प्रभाव पड़ेगा, दोनों पर प्रभाव बराबर पड़ेगा। ठीक है, कोई भी समझ लो, तुम लोकसभा समझ लो लोकसभा, विधानसभा समझ लो विधानसभा, दोनों पर प्रभाव बराबर पड़ेगा। सुनो, देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नॉर्मल लोकसभा कितने साल तक होती है? 5 वर्ष तक लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो अब लोकसभा 5 साल की है, तो 2024 में फिर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 5 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, अब देखो सुनो जरा, मान लो कि लोकसभा के चुनावों से पहले अगर भारत में इस टाइम पीरियड में इमरजेंसी लग गई, गौर से सुनना मेरी बात को, मान लो 2019 में लोकसभा शुरू हुई और 2024 तक लोकसभा चलेगी। ठीक है, अब मान लो इमरजेंसी से पहले, या सॉरी 2024 से पहले भारत में नेशनल इमरजेंसी लग गई। अगर लग गई तो नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाता है। ध्यान रखना, 1 साल के लिए बढ़ जाता है। मतलब अगर 2024 में चुनाव होने हैं और अगर बाई चांस 24 से पहले ही, कुछ दिन पहले इमरजेंसी लगी है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा कितने साल तक के लिए बढ़ गई? अब 24 से 1 साल के लिए। मतलब अब चुनाव कब होंगे? 2025 में। ठीक है, अब मान लो जब 2025 में चुनाव होने थे, तब भी इमरजेंसी लगी हुई है, तब भी इमरजेंसी लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में फिर लोकसभा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ जाएगा बच्चों? 1 साल के लिए। ऐसे मतलब ये हुआ कि अगर इमरजेंसी लगी रहेगी तो लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाएगा। और ऐसा कितने बार हो सकता है? तो अनलिमिटेड टाइम तक हो सकता है। मतलब अनलिमिटेड टाइम तक लोकसभा का टेन्योर बढ़ जाएगा अगर इमरजेंसी लगी रही तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, वो ये कि सपोज करो कि 1 साल पहले बढ़ गया, फिर 1 साल बढ़ गया, फिर 1 साल बढ़ गया, फिर 1 साल बढ़ गया, मतलब ऐसे तुमने भले ही 4-5 बार बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान में एक चीज क्लियर है कि जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी, जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी, मान लो जिस भी डेट को खत्म होगी, उस डेट के 6 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। पॉइंट समझ में आया बच्चों की नहीं आया? मान लो हाँ, हिमांशु प्रजापति बोल रहा है कि भाई संडे को सर आप डाउट क्लियर करोगे। मैं संडे को करूंगा, डोंट वरी, कहा है तो करूंगा यार, कहा ही नहीं करूंगा, है ना। अब सुनो, मान लो 2024 में चुनाव होने थे और 24 से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले इमरजेंसी लग गई, तो इमरजेंसी के टाइम पे तो जनता घर से बाहर ही नहीं निकल सकती, तो वोटिंग के लिए करी कैसे जाएगी? तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ जाता है। अब मान लो 25 में चुनाव होने थे, अब 25 में भी इमरजेंसी लगी पड़ी है, तो फिर ऐसे 1 साल फिर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? और ऐसे करके कितने भी बार बढ़ सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि जिस दिन इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे, ये कंपलसरी है। अब आप कहोगे कि प्रैक्टिकल कर दो, तो देखो प्रैक्टिकल करता हूं, सुनो। मान लो मार्च, मैं डेट के साथ लिखता हूं, मान लो 2 मार्च, डेट के साथ 2 मार्च 2024, एक डेट ले लेते हैं। इस दिन भारत में लोकसभा खत्म होने वाली है। ठीक है, लेकिन इससे 4 दिन पहले इमरजेंसी लग गई। मान लो इमरजेंसी लगी, मान लो लगी इमरजेंसी आपकी, मान लो अपन लिख लेते हैं 1 फरवरी 2024 को इमरजेंसी लग गई, तो अब जो लोकसभा के कार्यकाल है वो इसकी जगह अब कितना हो जाएगा? 1 साल बढ़ के कितना हो जाएगा? 2 मार्च 2025 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब पता चला यहां पे भी इमरजेंसी लगी हुई है, अभी इमरजेंसी खत्म ही नहीं हुई, तो फिर लोकसभा का कार्यकाल कितने साल बढ़ जाएगा? 1 साल, 2 मार्च 2026। ठीक है, ऐसे फिर भी यहां पे भी लगी पड़ी है, तो फिर 1 साल बढ़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 2 मार्च, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ज्यादा ही अच्छी है कुछ, है ना,
2027, ऐसे करके कितने भी साल बढ़ सकता है। लेकिन एक कंडीशन याद रखना, अब अगर इमरजेंसी कभी भी खत्म हो गई, मान लो 2 मार्च 26 से लेके 2 मार्च 27 तक कार्यकाल बढ़ गया, लेकिन इमरजेंसी 1 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई यहां पे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये कंपलसरी है कि यहां से अब 6 महीने के भीतर चुनाव होंगे, किसी भी कीमत पर कराने पड़ेंगे, यह कंडीशन कंपलसरी है। इस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन खत्म होने के 6 महीने के भीतर इलेक्शन होंगे। अब बताओ, इसमें कोई डाउट है? बताना बच्चे, कमेंट करके खोलो। कुछ बच्चे इसको गलत मत समझना, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, वो भी थोड़ा कम ठंडी है, ये मत सोचना मैं दारू पी रहा हूँ या बियर वगैरह पी रहा हूँ, वो सब नहीं पीता पाता मैं, ठीक है। और ना मैं आपको पीने की सलाह दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर कर दीजिए, क्या क्लियर करना है बताइए। स्टडी सर, मेरा भी स्टडी रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाउट है। तो भैया आपका कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, सोलंकी सुमित, तो मैं किस पे कॉल करूं? आपको डाउट है तो रो काहे रहे हो भैया? क्लियर है? अरे क्लियर लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो जी बाबू? नो डाउट, अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे यार ये कौन है, ये क्या लिख रहा है, कौन सी किताब पढ़नी है सर? अरे भाई मेरे लाला, मैं जब पढ़ाता हूं तो किताब की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी किताब से पढ़ाता हूं। तुम चाहे लक्ष्मीकांत सर की किताब खरीदो, चाहे डीडी बसु की किताब खरीदो, चाहे जे.एन. पांडे खरीदो, चाहे तुम कुछ भी खरीदना, मैंने पढ़ा दिया, उसके बाहर क्वेश्चन की संभावना बहुत कम होती है। तुम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, मैं लक्ष्मीकांत को ना इतने बार पढ़ चुका हूं, इतने बार पढ़ चुका हूं कि तुमको लक्ष्मीकांत की किताब निचोड़ के लिखवाता हूं। ये जो मैंने पढ़ाया है ना, ये जो पढ़ा मुझे पन्ने तक याद हो गए हैं। ये जो मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन, लक्ष्मीकांत सर की किताब का 6th एडिशन आता होगा, 6वां एडिशन, ठीक है। जो ये लिखवाया है, जो बोल समझाया है, ये लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल, ये 378 नंबर पेज पर ऊपर से चौथे पैरा में दे रखा है, नीचे से तीसरा पैरा और ऊपर से चौथा पैरा, 378 नंबर पेज पर होगा, चेक कर लेना। तुम जितने साल तक किताबें पढ़ोगे उतने में अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे बाबू। इतनी बेहतर क्वालिटी दे रहा हूं, इसलिए बोलता हूं किताब मत पढ़ो लाला, सब लिखवा दूंगा मैं। समझ में आ गया भाई? इतना बताओ, तुम कहां से आ जाते हो यार किताब पढ़े? किताब पढ़ो तो अपन से नहीं पढ़ने का, और अपन से पढ़ने का तो किताब नहीं पढ़ने का, सीधा उसूल है अपन का। चले आगे, शुरू करें, लिखवाऊंगा समझ में आ गया हो तो। सर यदि चुनाव से पहले इमरजेंसी खत्म हो गई तो सर, यदि चुनाव से पहले अरे चुनाव से पहले इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, मान लो, एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे लोकसभा का चुनाव होने थे, ठीक है ना, और यहाँ पे इमरजेंसी लगी और बीच में ही खत्म हो गई, तो नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, तो नहीं बढ़ेगा। मतलब इमरजेंसी लगी और लग के खत्म हो गई तो लोकसभा के चुनाव टाइम पे होंगे। मैंने मैंने कहा चुनावों के टाइम पे इमरजेंसी लगी हो तो बढ़ेगा। क्लियर हो गया? चले आगे, लिखवा दूं? ठीक है, अब लिख लो इसको। अब डालो हेडिंग, अब हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्क्रीन थोड़ी नीचे कर देना। इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के जीवन अथवा कार्यकाल पर प्रभाव, जीवन अथवा कार्यकाल पर प्रभाव, पर प्रभाव। अब लिखें इसमें, while a proclamation of national emergency, while a proclamation of national emergency, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अस्तित्व में होती है,
जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अस्तित्व में होती है, द लाइफ ऑफ लोकसभा, द लाइफ ऑफ लोकसभा may be extended, may be extended, extended beyond beyond its normal 5-year tenure, normal 5-year tenure by a law of parliament, by a law of parliament for 1 year, for 1 year at a time, at a time अस्तित्व में होती है, तो लोकसभा का सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल, तो लोकसभा का सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल, लोकसभा का सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल संसद के एक कानून के द्वारा, संसद के एक कानून के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। ब्रैकेट में लिखना, सामान्य 5 वर्ष का कार्यकाल संसद के एक कानून के द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ जाता है। ब्रैकेट में लिखना, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ब्रैकेट में लिखना कितने भी समय के लिए, समय के लिए मतलब कितने भी बार के लिए, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना, नहीं तो वो ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। इसी में लिखना ब्रैकेट बंद करके। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर हालांकि दिस एक्सटेंशन, दिस एक्सटेंशन cannot continue, cannot continue beyond a period of 6 months, beyond a period of 6 months after the emergency, after the emergency has ceased, has ceased to operate, to operate। हालांकि, हालांकि आपातकाल समाप्त होने के बाद, बाद लोकसभा का कार्यकाल, का कार्यकाल किसी भी सूरत में, किसी भी दशा में, किसी भी दशा में 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए इन 1971 एंड ऐसे नहीं, उदाहरण के लिए ड्यूरिंग 1971 टू 1977, ड्यूरिंग 1971 टू 1977, ऐसे। उदाहरण के लिए 1971-77 के आपातकाल में, के आपातकाल में लोकसभा वाज एक्सटेंडेड 2 times, लोकसभा वाज एक्सटेंडेड 2 times। उदाहरण के लिए 1971-77 के आपातकाल में
लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। कमेंट बॉक्स बंद कर दो, क्या है लगे पड़े हैं इतने लंबे लंबे, भाई समझ में नहीं आती। ये इतना बेहतर पढ़ाने के बाद भी इतने इनको इतने डाउट हो जाते हैं। नहीं? चलो, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब सुनो, जिस प्रकार लोकसभा का कार्यकाल बताया है मैंने, सेम टू सेम विधानसभा का होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा के अगर चुनाव होने हो और इमरजेंसी लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी के टाइम पर विधानसभा का कार्यकाल भी कितने बार बढ़ता है? एक बार के लिए, एक बार में एक साल के लिए। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप चाहो तो अपनी भाषा में वहीं लिख दीजिए कि सेम कंडीशन विधानसभा के साथ भी होती है। चलें आगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सचिन शर्मा, श्री सर प्लीज कॉल कर दो ना सर, प्लीज बहुत जरूरी बात पूछनी है। तो अब मैं पहली बात तो आपको अपने नंबर से कॉल नहीं करूंगा, किसी दूसरे के नंबर से कॉल करूंगा, ताकि कल को तुम्हारे पास अगर किसी और का नंबर पहुंचेगा तो तुम उसी को परेशान करना, वो तुमसे मेरी बात कभी कराएगा नहीं। आ जाओ भाई साहब, इधर आना जरा, इनके नंबर से कॉल करता हूँ। और ये बेचारे मेरे पास रहते नहीं है, ये मुझसे मिलने आए हैं, अब ये चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, तुम कॉल करना, इनको ही करते रहना। लो, इसलिए अब मैंने सोच लिया, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर ये आपका नंबर लेने के लिए आपको कॉल करते हैं। चलो, क्या नाम है इनका? 9399 8318 8318 8318। हेलो, हेलो। जी भैया, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या हुआ? जी भैया, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बताइए भैया। अच्छा अच्छा भैया, भैया बताओ। ठीक है। कौन सी क्लास में हो भैया? कोई बात नहीं भैया, अभी कुछ दिन ना, आप अभी, अभी चूंकि 11th क्लास में हो ना, तो अभी सिर्फ तुम पढ़ाई करो। अभी तुम लिखने की कोशिश मत करो, करीब करीब पॉलिटी खत्म हो जाए ना 1-2 महीने बाद, तब लिखने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तुम 11th क्लास में हो। आईएएस का एग्जाम कम से कम 4 साल बाद दोगे आप, कम से कम ना, तो 4 साल आपके लिए पर्याप्त है। जी बताइए। जी, देखो ये बच्चा ये कह रहा है कि सर सी सेट का जो पेपर होता है ना, तो उसमें रीजनिंग और मैथ थोड़ा मुझे कम आता है, तो सर मेरा हो जाएगा? तो मैं, देखो केवल तुमको नहीं, मैं सबको जवाब दे देता हूँ। आप लोग सी सेट के लिए परेशान मत हो। सी सेट पहली बात तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, सिर्फ पास करना होगा। आपको 33% नंबर लाने हैं। तो हम आपको सी सेट ऐसा करा देंगे, इतना बेहतरीन करवा देंगे कि आप 33 छोड़ो, उसमें 70% से ऊपर क्वेश्चन सही करे आओगे। ठीक है, आप परेशान मत हो, और बताओ। भैया देखो, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने के बाद में रिवीजन करने की जरूरत मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट की पड़ती है। तो 15-20 मिनट जब, क्या कहते हैं, घर में फ्री बैठा करो, तब क्या करो, क्या क्या किया करो, तब ना पेपर पेपर पे पेन से लिख लिया करो कि क्या क्या मेरे को पढ़ना है, या मैंने जो जो पढ़ाया है उसकी डिजाइन बना लिया करो, बस इतना ही पर्याप्त है। वो वैसे ही याद हो जाएगा, आपको याद की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें तो ऐसे समझाता हूँ कि वो वैसे ही याद हो जाती होंगी। ठीक है, और बता भैया। चलिए बढ़िया भैया। ओके। और किसी को कोई डाउट है? तो चले, आप भैया कमेंट बॉक्स खोलना, देखूं एक आध बेचारा कोई फंस तो नहीं गया। यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो मौलिक अधिकारों के प्रभाव पे चले, बता दो। चले, कमेंट बॉक्स चालू कर दिया भैया?
एक बार उसको थोड़ा हिला दो जरा। बच्चा लोगों बताओ, चले आगे? क्या तुम लोग सो गए सब? आगे फंडामेंटल राइट पे प्रभाव बताऊं? ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया भैया। चलिए अब आप डालो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट पर। ठीक है, अब मत करो कमेंट, है ना? लाला लाली लगे पड़े हैं कमेंट में, अब मत करो, है ना? आप लोगों के कमेंट को देखते हुए मुझे इतना फील होता है कि बेचारे बहुत सारे बच्चे तो कमेंट कर करके, यार टाइपिंग इतनी फास्ट हो गई है तुम्हारी कि तुम तुरंत किसी को, जिसको भी मैसेज करना होता होगा, दिन में कम से कम तुम करते होगा मैसेज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लगे रहते हो। इतनी प्रैक्टिस करी है तुम लोगों ने कमेंट कर करके कि मतलब प्रैक्टिस, मतलब इतनी की है कि प्रैक्टिस से महारत हासिल कर ली तुम लोगों ने, है? इतनी प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन करने की कर लेते तुम, तो भाई साहब कलेक्टर की कुर्सी पे पहुंच जाओ जल्दी से जल्दी, है? मुझे ऐप के बारे में कुछ पूछना है। पूछना है? क्या पूछना है? सौरभ झा है कोई? भैया क्या पूछना है? ऐप भैया जो है वो ये ही है? अब आ जाओ, मौलिक अधिकारों पे आ जाओ। अब इधर कृपया करके आप जो भी काम कर रहे हो वो सब छोड़ दो, इधर देखो अब। क्योंकि अगर तुम्हें मौलिक अधिकारों पर प्रभाव समझ में नहीं आए तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अपन इसको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो भैया, पहले तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव को समझाने से पहले आपको मौलिक अधिकार बताने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कुछ। इधर देखिए, इधर देखो। मौलिक अधिकार जो है, यानी कि फंडामेंटल राइट जो है, क्या लिख रहा हूं, कौन सी भाषा है ये? मौलिक अधिकार जो है या फंडामेंटल राइट्स जो है, वो भारत के संविधान के भाग 3 में दे रखे हैं। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 12 से 35 तक है। मतलब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, अब देखो इसमें मौलिक अधिकारों में 3 अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीन तीन अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहला है 19, दूसरा है 20 और तीसरा है 21। 19, 20, 21, ये 3 अधिकार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 सबसे ज्यादा है। अगर ये 3 ठीक से समझ में आ गए तो मौलिक अधिकारों पे सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। अब ये 3 क्या क्या है वो देखो। अनुच्छेद अरे तेरी, अनुच्छेद 19 जो कहता है, 19 इधर देखना, 19 जो कहता है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, मतलब एवरी सिटीजन को 6 अधिकार देता है। कितने अधिकार देता है? 6 अधिकार देता है। आपको सबको 6 अधिकार है। चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे अंडमान का हो, कहीं का भी हो, 6 अधिकार देता है। पहला पहला है राइट टू, ऐसे नहीं, फिर ऐसे लिखो, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार, ठीक है? इसे बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, या स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। अब आप कहोगे ये क्या होता है? इसका मतलब आपको अगर सरकार का कोई कार्य गलत लगता है तो आप सरकार के विरोध में बोल सकते हो। इसे कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। अब आप कहोगे एग्जाम्पल दो। जैसे अभी तुमने देखा होगा कि एक कानून के विरोध में, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन की पहले की है, कि बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। अब आपसे कोई ये पूछे कि ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल की थी वो कौन से के अधिकार के तहत की थी, तो आप कहोगे अनुच्छेद 19 के तहत करी थी। मतलब अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मुझे नहीं पता, शायद वो एग्जैक्ट जिला मुझे नहीं पता, मध्य प्रदेश में एक शायद डिस्ट्रिक्ट है शाजापुर करके नाम है, शायद, श्योर नहीं हो बट शायद ही है। वहां पर कलेक्टर ने, यानी कि डीएम ने, वहां एक ट्रक ड्राइवर जो हड़ताल कर रहे थे, उस ट्रक ड्राइवर को ये बोला
कि तुम्हारी क्या औकात है। तो ट्रक ड्राइवरों ने ये बोला कि सर हमारी क्या औकात है, हम यही तो दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो अधिकार आपको मिला है ये अनुच्छेद 19 के तहत मिला है। मतलब 19 के तहत आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ इसमें लिमिट भी है, गाली गलौज नहीं दे सकते किसी को आप। ठीक है, हाँ बाकी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पहला इस 6 है, 6 में पहला है अभिव्यक्ति और वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब स्पीच का अधिकार। स्पीच मतलब बोलने की आजादी। एक्सप्रेशन मतलब है अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी। अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी, इसका मतलब है जैसे आप अभिव्यक्त कर सकते हो, जैसे आप किसी का पुतला फूंक दो। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग पुतला फूंक देते हैं मोदी जी का है, या मुख्यमंत्री का पुतला फूंक देते हैं, तो ये अभिव्यक्ति है। कुछ लोग अभिव्यक्ति में ये दिखाते हैं सिंबल, कुछ लोग अभिव्यक्ति में ऐसे दिखाते होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का अधिकार। ठीक है ना, समझ में आ गया? जैसे बहुत सारे आजकल के लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पे बहुत सारी इमोजीज बनाते हैं। देखो मैंने मैंने एक आध लड़कियों को देखा है, वो इस तरीके से फोटो करके और मुंह निकाल उसकी तरह करके फोटो खिंचाते हैं। वो है अभिव्यक्ति की आजादी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पहला है बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा क्या है? दूसरा सभा करने की आजादी, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने को बोलते हैं असेंबली की आजादी। असेंबली की आजादी, सभा करने मतलब आप शांति से शांति से शांति से रोड पे या रोड के किनारे कहीं बैठ के सभा कर सकते हो, किसी पार्क में कर सकते हो। ऐसा नहीं है चौराहे पे बैठे जाओ, चौराहे के बगल में नाला है उसके ऊपर बैठे जाओ। ये सभा करने की आजादी। देखा होगा बहुत सारे लोग, राहुल गांधी जी कभी कभी चले जाते हैं जंतर मंतर पे बैठ जाते हैं, इंडिया गेट के सामने बैठ जाते हैं 50 लोग इकट्ठे होके। वो है सभा करने की आजादी। बात समझ में आ गई? दो समझ में आ गया। तीसरा है संगठन बनाने की आजादी या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। संगठन बनाने की मतलब आप अपना संगठन बना लो, आप कोई भी संगठन बना लो, जैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नहीं समझ आया? महिला महिला हिंसा विरुद्ध भारत, या करप्शन फ्री इंडिया। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लो, संगठन। अपनी पार्टी बनाना चाहो पार्टी बना लो, आपकी कोई भी राजनीतिक दल बना लो। नहीं समझ आया? ये जो राजनीतिक दल या कोई भी दल या संगठन बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 19 देता है। ठीक है, फिर है आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन का मतलब होता है घूमने की स्वतंत्रता। घूमने की स्वतंत्रता, इसको बोलते हैं मूवमेंट की स्वतंत्रता। मूवमेंट का मतलब है आपका मन कर रहा है आप कहीं भी जाकर घूमो, आपका मन कर रहा है तो आप तुम जाके गोवा घूमो, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम क्या कहते हैं पटना घूमो, तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम कहीं भी घूमो इंडिया में। तो यानी कि पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता जो मिली है वो अनुच्छेद 19 से मिली है आपको। ऐसे ही फिर दे रखा है अगला अगला बसने की आजादी। बसने की आजादी या बसने की स्वतंत्रता। बसने को कहते हैं रेजिडेंस। मतलब आप अपना निवास कहीं भी बना लो, आपके पास पैसे हैं तो आप प्लॉट खरीद लो, वहां पे बस जाओ। आपके पास पैसे हैं तो अंडमान में प्लॉट खरीद लो, वहां पे बस जाओ। नहीं समझ? आपके पास पैसे हैं तो आप अरुणाचल प्रदेश में प्लॉट खरीद के बनवा लो, कहीं भी बस जाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, और अगला है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय का मतलब है कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हो आप लोग, मतलब जो मन कर रहा है आप वो व्यवसाय करो। भैया कमेंट बॉक्स खोल दे, मैं पूछ तो लो, डाउट तो नहीं है कोई, है ना? कोई भी व्यवसाय चुन लो। आपको अच्छा लगता है तो आप पढ़ाओ बच्चों को, आपको अच्छा लगता है बाल काटना अच्छा लगता है तो तुम बाल काटो सबके, मतलब सबके नहीं, मतलब जो कटवाने आए उनके बन जाओ, आप बार बार बन जाओ। आपको मेकअप करना अच्छा लगता है तो आप पुताई खाना खोल लो कि दूसरों की पुताई किया करो आप, है? आपको मन करता है आप चाय बनाने बेचो, चाय। आपका मन कर रहा है आप सब्जी का ठेला लगा लो, आप लगा लो कि तरबूजा ले लो, टिंडे ले लो, जो भी ले लो बेचो आप, कौन रोक रहा है? ये भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 एक, अबे क्या से लिख रहा हूं, अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 6 अधिकार देता है। आर्टिकल 19। मैं अभी चूंकि इमरजेंसी पढ़ा रहा हूं तो इसीलिए आपको इतना बता दिया है कि 19 में क्या है, लेकिन जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर आएगा ये, तब और गहराई में बताऊंगा। समझ में आ गया? बताइए 19 क्लियर है?
अब देखो सुनो, 19 को याद कराता हूं, आपको याद कराता हूं। आप बोलो, अच्छा बोलोगे तो लोग सुनेंगे, सुनने आएंगे, आपको सुनने आएंगे तो सभा होगी, और जब सभा होगी तो सारे लोग मिलकर संगठन बनाओगे, और जब संगठन बनाओगे तो संगठन का प्रचार करने के लिए घूमोगे, नहीं आया समझे, और जब घूमोगे तो कहीं ना कहीं तो बसोगे, ठीक है, वहां पर मकान लोगे, बसने की आजादी, और फिर वहीं पर व्यवसाय करोगे। अरे बसोगे तो खाने के लिए कमाओगे तो सही, तो व्यवसाय करोगे, चाय बेचोगे, टिंडे बेचोगे, समझ में आया। तो इसमें ये 6 अधिकार दे रखे हैं। बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथा घूमने की, पांचवा बसने की, और छठवां व्यवसाय करने की। ये आर्टिकल 19 था। अब आगे मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि ये मौलिक अधिकार इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड होते हैं, तो इतना इंट्रोडक्शन आपको इतना यहां दे दिया है। अनुच्छेद 19 समझ में आ गया बच्चा लोगों? अनुच्छेद 19 समझ में आ गया बच्चा लोगों? क्लियर है? क्या लिख रहे हैं इतने इतने लंबे लंबे कमेंट, पल्ले ही ना पढ़ रहे पढ़ने में। सर एक बात समझ नहीं आ रहा है, प्लीज कॉल करो। अभी ना कर रहे कॉल, बाद में करिए, अभी पढ़ लेते हैं। बड़े दिन बाद पॉलिटी समझ में आया है, बड़े दिन बाद, छोटे दिन बाद नहीं आया। चलो बहुत बढ़िया है, आना चाहिए बस, कैसे भी आए। अभी देखो कोल्ड ड्रिंक पी थी, अब ये लड़का कॉफी दे गया, अब मैं ऐसे कॉफी को भी पी लू, कोल्ड ड्रिंक और कॉफी दोनों मिला के है, तो पता चल जाएगा कौन सा ये ड्रिंक बन गई मेरी यार। चलो पहला क्लियर है, अनुच्छेद 19। अब इसको यहां से हटा देते, हटाते नहीं है, चलो उधर ही कर लेते। आ जाओ। अब आया अनुच्छेद 20, क्या कहता है? तो देखो 20 में क्या है, 20 में 3 चीजें बोली हैं। 20 का डायग्राम दिखाऊं? डायग्राम छोड़ो यार, ऐसी बाद में दिखाऊंगा डायग्राम। तो 20 में 3 चीजें बोली हैं। क्या 3 चीजें बोली हैं? ये आदर्श गुप्ता जी कह रहे हैं संपत्ति का अधिकार भी तो है। आदर्श भैया वो था संपत्ति का अधिकार, लेकिन मोरारजी देसाई जो थे, जो आपके बाबा जी, उन्होंने संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से खत्म कर दिया था। ठीक है, जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे ना तब आपको बताएंगे वहां पर। अभी इसमें समझो कि इसमें अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार है? 6 अधिकार है बस। ठीक है भैया जी, आ जाओ। अब देखो 20 क्या कहता है। 20 आपको एक प्रकार का, 20 आपके लिए सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच का मतलब है एक इंसान को बचाने के लिए हेलमेट होता है, टोपा, टोपा जो लगाते हो तुम मोटरसाइकिल चलाते में, तो वो जो टोपा है ना आपको बचाता है, ऐसे ही अनुच्छेद 20 व्यक्ति की जान बचाता है। और 20 में 3 चीजें दे रखी हैं। पहला चीज क्या है? पहला, एक अपराध के लिए, अपराध के लिए एक ही दंड दिया जाएगा, एक ही दंड। पहला ये। अब आप कहोगे जी का मतलब है भैया? अरे मतलब मान लो किसी आदमी ने चोरी करी, मान लो जिसमें से कोई किसी का नाम लेते हैं, चलो किसी का नाम लेकर काय को किसी की बेइज्जती कर, मान लो किसी इंसान ने कोई अपराध किया, तो उस अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी। जैसे संजय दत्त ने, देखा वो 1993 वाले बम ब्लास्ट में उनका नाम आया, तो संजय दत्त को जज साहब ने 6 साल की सजा सुना दी, मुझे नहीं पता 6 की सुनाई थी 5 की थी, तो 5 साल की सजा है। अब संजय दत्त ने वो सजा पूरी काट ली। अब इसका मतलब संजय दत्त को अब दोबारा सजा नहीं दे सकते। यानी कि पुलिस वाले संजय दत्त के पास आए कि बोले संजय दत्त चलो भाई अब तुम, संजय दत्त पूछे काय को, क्योंकि तुम्हें दोबारा जेल होगी। अब काय को होगी, काय को होगी? तो पुलिस वाले कहेंगे हमारा मन करता है। तो मन नहीं करता। अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा है कि एक बंदा जो अपराध करेगा, एक, उस एक अपराध की एक ही सजा होगी। क्लियर है ये? कि समझ में आ गया? पहला 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 पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, दूसरा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध, अपने विरुद्ध गवाह नहीं बन सकता, बन सकता। मतलब मान लो किसी ने चोरी करी, गौर से सुनना, और चोरी करने के बाद पुलिस कहती है कि तू बोल कि तूने चोरी करी है, तो अगर वो बोलेगा तो वो जो बोलना हुआ वो तो उसी के विरुद्ध हो गया ना। तो इसीलिए इसमें कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही अगेंस्ट गवाह नहीं बना सकते, विटनेस नहीं बना सकते। 2 पॉइंट समझ में आ गए? 2 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है।
इसीलिए देखा होगा कि बहुत सारी चीजों में पुलिस आपके मोबाइल की चेकिंग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर आपके मोबाइल को पुलिस ने चेक किया तो मोबाइल में तो आपके अगेंस्ट सबूत मिलेंगे और वो सबूत तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसलिए अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बना सकते किसी को। दो हो गए। अब तीसरा सुनो, तीसरा अपराध के समय का कानून, द्वारा सजा। अब मतलब इसका मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में समझना। यह कहता है कि किसी आदमी ने चोरी करी है और चोरी जो करी है वो मान लो 4 जनवरी को करी है, 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को चोरी की जो सजा थी, 4 जनवरी वाले दिन कानून में चोरी की जो सजा थी वो 2 साल थी, 2 साल। ठीक है, लेकिन सरकार ने कानून बदल दिया और सरकार ने 10 जनवरी को उस बंदे उसका चोरी की सजा जो है वो फांसी दे दी, फांसी। तो मैं कह रहा हूं कि 10 जनवरी को जो कानून आया उसमें चोरी की सजा फांसी है, लेकिन एक बंदे ने चोरी करी थी 2 जनवरी को। जिस दिन उसने चोरी की थी उस दिन कानून में चोरी की सजा कितने साल थी? 2 साल। तो इस बंदे को जिसने चोरी 4 जनवरी को की थी उसे सजा कितने साल की मिलेगी? 2 साल की। क्यों? क्योंकि जिस दिन कानून होगा उस कानून में जो सजा लिखी होगी वही सजा मिलेगी, चाहे भले ही अगले दिन कानून में सजा बढ़ा दी जाए। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट समझ में आ गया? यहां तक ये अनुच्छेद 20 क्लियर हो गया? 20 क्लियर हो गया। वैसे मैं आगे फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब ज्यादा गहराई में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इमरजेंसी पढ़ा रहा हूं तो इसके प्रभाव बता रहा हूं बस। 2 क्लियर हो गए, अनुच्छेद 19 20 क्लियर हो गया। अब आ जाओ 21 आ जाओ। अब 21 क्या कहता है? 21 कहता है जीवन, यार कौन से से हटता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसे बोलते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है ये कि किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसके जीने का अधिकार छीन नहीं सकते। यह है जीवन। किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसकी लाइफ उससे छीनी नहीं जा सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस वाले किसी को भी गोली मार दें। जीने का अधिकार आप किसी से नहीं छीन सकते। जीने का अधिकार प्रकृति ही छीनेगी, नेचर छीनेगा। जब ऊपर वाला कहेगा तब जाएंगे हम, उससे पहले हमें कोई नहीं छीन सकता। इसे कहते हैं जीवन। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि किसी की पर्सनल लिबर्टी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। मान लो ये भैया बैठे हैं बेचारे हैं, अब पुलिस वालों का मन कर रहा है तो पुलिस वाले इनको कपड़े उतार के बिना कपड़ों के घुमा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। किसी की पर्सनल लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे आप, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हनन नहीं डालोगे आप। बात समझ में आ गया? और इसी के अंदर यह भी आता है कि कोई भी पत्नी और कोई भी कोई भी पत्नी और कोई भी पति एक दूसरे का मोबाइल चेक नहीं कर सकते। ये इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। मतलब कोई पत्नी अगर पति से जबरदस्ती मोबाइल लेती है तो ये अपराध है। क्लियर हो गया? और तो और बता दूं तुमको, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सबसे बड़ा लॉजिक देखो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने अब तो ये भी बोल दिया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर कि कोई एक हस्बैंड है और उसकी कोई एक पत्नी है, मतलब उसकी वाइफ है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ में, भैया पति पत्नी होंगे तो मतलब तुम समझ रहे होगे, है ना। लेकिन अगर कोई पत्नी ये अगर किसी दूसरे पुरुष, मतलब कोई पुरुष है, दूसरा है, वो उसका पति नहीं है, ठीक है, अगर पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है अपने पति की बिना परमिशन, अबे यार अपने पति से परमिशन लेगी क्या वो कि मैं इनसे शारीरिक संबंध बना लूं? कोई पत्नी तो लेगी नहीं। अगर कोई पत्नी
अपने पति के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो यह भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे रखी है। मतलब पति इस पत्नी पर केस नहीं कर सकता, हां तलाक ले सकता है, केस नहीं कर सकता, तलाक ले सकता है, केस नहीं कर सकता। सेम कंडीशन यहां पर यह है कि कोई हस्बैंड अपनी पत्नी के अलावा कोई दूसरी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है इसकी बिना परमिशन के, तो यह भी अपराध नहीं है, यह इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इसलिए अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 आपको राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। राइट टू लाइफ का मतलब है जिंदा रहो, जितना रहना है तुम्हें, तुम जितना जिंदा रहना चाहो रहो, कौन ने रोका है? 10 साल, 100 साल, 500 साल, 10 करोड़ साल जिंदा रहो, खूब रहो, लाइफ। पर्सनल लिबर्टी क्या है? जो मन में आ रहा है वो करो। इसी पर्सनल लिबर्टी में बता दूं आपको, इसी के अंदर कोई लड़का और लड़की, वैसे बता दूंगा मिसयूज मत करना फालतू का ये, ठीक है, बता रहा हूं, कोई लड़का और लड़की शादी भी नहीं करी उन्होंने और किसी होटल में बंद कमरे में हैं, पुलिस उनको चेक नहीं कर सकती कि वो क्या कर रहे हैं। ये पर्सनल लिबर्टी है। अब इसका दुरुपयोग नहीं करना कि मैसेज करने लग गए तुम किसी और को कि यार सर ने बता दिया नया कॉन्सेप्ट है चलो, ये नहीं करने का, पढ़ाई करने का, ठीक है, पहले कलेक्टर बनने का। समझ में आ गया नहीं आया यहां तक? यानी कि अनुच्छेद 21 आपको जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? ये कह रहा है ऋतिक साक्य कि कोई पति की अफेयर में जेल नहीं हो सकती क्या? नहीं, गौर से सुन लो, अगर ये हस्बैंड किसी दूसरी महिला के साथ में अपना वो कुछ भी कर रहा है, जो भी ये भाड़ा दो कुछ भी कर रहा है, तो इसको जेल नहीं होगी, सिर्फ ये पत्नी तलाक ले सकती है इससे, बस ये इसके ऊपर केस करेगी, केस नहीं बनता कोई भी। वो कह रहा फिर से बोलो सर बहुत मजा आ रहा है। अरे यार हद है ये बड़ा अजीब गरीब है यार। वो कह रहा फिर से बोलो बड़ा मजा आ रहा है, क्या यार हद है। एक बार की बात है, मतलब इस बच्चे के कमेंट को देख के याद आ गया। एक बार क्या होता है कि एक पति था, तो वो अपनी सास को फोन करता है, सास समझते हो ना, मदर इन लॉ, मतलब अपनी पत्नी की मम्मी को फोन करता है और मम्मी से बोलता है कि उस लड़की की, उसकी पत्नी का नाम था शीतल, शीतल शीतल मतलब नाम था, कोई शीतल वो नहीं है, ठंडक नाम था पत्नी का, शीतल। तो वो अपनी सास को फोन करता है और सास से फोन करके पूछता है कि, सास को मम्मी ही बोलता होगा यहाँ तक है, सास से फोन करके बोलता है मम्मी वो शीतल से बात करा दो। अब सास बोलती है मैं तेरे को कितने बार बोल चुकी हूं कि शीतल मर चुकी है, अब इस दुनिया में नहीं है। अब पति कहता है मम्मी बस यही सुनने के तो फोन करता हूं, अच्छा लगता है, एक बार और बोलो ना कि शीतल मर चुकी है। सेम वो कह रहा है कि सर एक बार और बोलो, बड़ा मजा आ रहा है। आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ 19, 20, 21 क्लियर हो गए? तो फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी का प्रभाव पे चलूं, इमरजेंसी के प्रभाव पे चलूं, बोलो। इमरजेंसी के प्रभाव पे चले, ठीक है। अच्छा अब बताओ अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार हैं? जल्दी बोलो, अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार हैं? अरे क्या हंस, कहां चले गए? इतने लंबे लंबे कमेंट मत मारो। ये कह रहा फांसी हो सकती है, अरे फांसी जज साहब देंगे तभी तो होगी, वैसे थोड़ी होगी। फांसी जज साहब देंगे, जज साहब अपराध में सजा देंगे, फांसी तो हो सकती है, क्या हो गया? जज साहब को माय लॉर्ड कहते हैं, भगवान कहते हैं, नहीं ऐसा में, जज साहब को माय लॉर्ड कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान तो सजा दे ही सकता है, न्यायाधीश तो न्यायाधीश होते हैं ना। कह रहा कि एक बार रिपीट करो, काहे? हाँ, अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार है? 6। और अनुच्छेद 20 के कितने पार्ट हैं? 20 में कितने कंपोनेंट हैं? 3। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलें आगे, चलें आगे। अब आ जाओ, अब आ जाओ इमरजेंसी पे लौट के। क्या हो गया भैया में? वाह, अरे यार ये मक्खी बैठ जाती है तो ये काम नहीं करता, बड़ी इसमें फफूंद है।
कभी कभी ये एक बताओ, एक छोटी सी मक्खी पूरा डिजिटल बोर्ड हिला के रख देती है, क्योंकि बोर्ड तो एक ही इस पर चलेगा, मान लो मैं चला रहा हूँ तभी चलेगा। अब मक्खी यहाँ बैठ गई तो मक्खी चला रही है बोर्ड, मेरा हाथ ही नहीं चल रहा। आ जाओ, बैठ जाए भाई। अब सुनो, अब देखो 352 लग गया, 352 लग गया। बच्चा लोग इधर ध्यान देना यार, फंस जाओगे, अब पल्ले नहीं पड़ेगा तुमको। अनुच्छेद 21 को रिपीट कर दो। अरे अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। जीवन मतलब जिंदा रहने का, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी का मतलब है आप जो करना चाहते हो वो करो, आप कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। लेकिन कानून जो कहता है, कानून जो कहता है उसका पालन नहीं करने का, कानून जो कहता है, कानून जो कहता है उसका पालन नहीं करने, उसका पालन करने का, उसको नहीं तोड़ने का। मान लो कानून, आपका मन कर रहा है, मान लो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बता रहा हूं आपको, आपको मन कर रहा है कि आपको मोटरसाइकिल चलानी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, चलाओ आराम से है। लेकिन कानून में लिखा हुआ है कि रोड पे गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं चलानी है, तो नहीं चलाने का। अपनी रजाई गद्दे में बैठ के मोटरसाइकिल चलाओ अपने बेड पे 500 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन रोक रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता है आपकी। क्लियर है? अनुच्छेद 21 क्लियर हो गया। अब आ जाओ इमरजेंसी पे। अब सुनो, अगर अनुच्छेद 352 लगेगा तो पहली बात तो इमरजेंसी 352 में दे रखी है, लेकिन इमरजेंसी का प्रभाव जो है, प्रभाव जो है वो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में दे रखा है। गौर से सुनना, इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में दे रखी है, लेकिन इमरजेंसी का जो प्रभाव है, इमरजेंसी का जो प्रभाव है वो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में दे रखा है। तीनों आर्टिकल क्लियर हो गए। आपसे पूछे नेशनल इमरजेंसी किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 352। आपसे कोई पूछे इमरजेंसी किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 300, एक मिनट, अनुच्छेद 352 में, इसमें दे रखी है इमरजेंसी, ठीक है। लेकिन कोई पूछे इमरजेंसी का प्रभाव किसमें दे रखा है, तो प्रभाव दे रखा है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी, और इसमें भी है इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। यानी पूछे इमरजेंसी किसमें है? 352, लेकिन ये पूछे कि इमरजेंसी का प्रभाव किसमें है? 358 और 359। ठीक है, ठीक है, यहां तक बोलो जल्दी यार, हाँ ना। इमरजेंसी किसमें है इतना बताओ। चलो इसको 2-3 बार रिवाइज करूंगा, बहुत 360 में नहीं है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 बता रहा है कोई एक। इमरजेंसी किसमें है? इमरजेंसी किसमें है? अरे बता दो जल्दी, कहां सो गए? क्या हुआ? मैंने बता दिया, होटल में जा सकते तो चले गए क्या तुम होटल में ही? 352 क्लियर है? चलो आ जाओ। इमरजेंसी किसमें है? 352, लेकिन इमरजेंसी का प्रभाव किसमें है? 358 और 359। पहला पॉइंट तो यहां तक है, ठीक है। पहला पॉइंट यहां तक है, ठीक है। इमरजेंसी किसमें? 352। इमरजेंसी का प्रभाव किसमें? 358 और 359। अब सुनो आगे। लेकिन लेकिन यहां पर एक पंगा है, वो पंगा गौर से देखना। 358 नंबर का जो आर्टिकल है वो केवल आर्टिकल 19 पर प्रभाव डालता है। मतलब जो 358 में जो इफेक्ट दे रखा है, प्रभाव दे रखा है, वो अनुच्छेद 19 पर प्रभाव डालता है। लेकिन जो 359 नंबर का आर्टिकल है ये अन्य फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता है, अन्य फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता है। लेकिन लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के फंडामेंटल राइट को छोड़कर, अरे यार लिखा लिखी बंद करो, यस और नो बोलो तुम बस। दोबारा सुनो उसको फिर। इमरजेंसी किसमें है? 352, ठीक है। इमरजेंसी का प्रभाव किसमें है? 358 और 359, 358 और 359। लेकिन 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 358 नंबर का जो आर्टिकल है वो केवल कौन से आर्टिकल पर प्रभाव डालता है? 19। लेकिन 359 नंबर का जो आर्टिकल है वो बाकी सारे फंडामेंटल राइट पर प्रभाव डालता है, लेकिन कौन से दो पे नहीं डालता? 20 और 21। क्या लिख रहे हैं यार? कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, इतने लंबे लंबे कमेंट मत करो, पढ़ने में ना आ रहे हैं, ठीक है। हेलो देखो, अब सुनना, गौर से सुनना। 352 नंबर का आर्टिकल सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड है। 358 और 59
इमरजेंसी के प्रभाव से रिलेटेड है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 358 नंबर का जो आर्टिकल है वो प्रभाव सिर्फ कौन से फंडामेंटल राइट पर डालता है? ओनली 19। लेकिन 359 नंबर का जो आर्टिकल है वो प्रभाव केवल सारे फंडामेंटल राइट पर डालता है, सारे फंडामेंटल राइट पर, लेकिन दो फंडामेंटल राइट को छोड़ के। क्लियर है? अब इधर सुनो, इधर सुनो। जब अनुच्छेद 352, गौर से सुनना, जब अनुच्छेद 352 में इमरजेंसी लगेगी तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एक पेपर पे साइन करते हैं और साइन करते ही 359 नंबर का आर्टिकल चालू हो जाता है। और जैसे ही 359 नंबर का आर्टिकल चालू होता है सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। कौन से फंडामेंटल राइट? सारे। लेकिन कितने फंडामेंटल राइट को छोड़ के? 20-21 को छोड़ के। नहीं आया समझ में? ऐसे समझो, देखो इधर गौर से सुनना, इधर आओ, दो पन्ने लिए। एक पन्ने में राष्ट्रपति ने 352 नंबर से इमरजेंसी चालू कर दी, ठीक है। 352 नंबर से इमरजेंसी चालू हुई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये 352 की इमरजेंसी, इसको रखते हैं साइड में, अब दूसरा पेज उठाते हैं। अब इसको हटा, कौन सा था, इसको हटाया। अब राष्ट्रपति इस पेपर पे साइन करेंगे और इस पेपर पे साइन करते ही 359 नंबर का आर्टिकल चालू हो जाएगा। और जैसे ही 359 नंबर का आर्टिकल चालू होगा सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे 20-21 को छोड़ के। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कौन से सस्पेंड नहीं होंगे? कौन से सस्पेंड नहीं होंगे ये बताओ। जब 359 आर्टिकल इंप्लीमेंट होगा तो कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे? कौन से नहीं होंगे? 20-21 नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक है। क्या 19 पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि 359 में 19 नहीं है। इतना बताओ, इतना हिस्सा क्लियर है? इतना हिस्सा क्लियर है? यार सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है। पढ़ाई अपने आप में एक एनर्जी है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूं आप लोगों को तो बच्चे के ना समझने के चांस नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं इतनी जान लगा के पढ़ाता हूं, इतनी जान लगा के पढ़ाता हूं कि विकल्प ही नहीं होता कि स्टूडेंट के पास समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा यार? घुट्टी सी पिला दूंगा, बाल जीवन घुट्टी। बताओ, क्लियर है? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। अब दोबारा सुनो, देखो दो पन्ने उठाए, भाई दो के थे, चार उठ गए, तो दो पन्ने उठाए। तो इसको इधर रखते हैं, इसको पीछे, कौन सा हाथ है यार? यहां दिखाता हूं, कोई वहां दिखता कोई? चलो देखो, इसे रख दो साइड में। इस 352 नंबर का आर्टिकल चालू हुआ, 352 नंबर से इमरजेंसी लग गई, ठीक है। अब इसको रख दो साइड में, अब दूसरा उठाते हैं। अब राष्ट्रपति दूसरे पेपर पर साइन करेंगे। जैसे इस पर साइन करेंगे 359 नंबर का आर्टिकल चालू हो जाएगा। 359 नंबर का जैसे ही आर्टिकल चालू होगा ऑटोमेटिकली सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। कौन से दो सस्पेंड नहीं होंगे? 20-21 सस्पेंड नहीं होंगे। यानी कि 20-21 आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होते। अब आप कहोगे 19 का क्या हुआ? बताऊंगा ना, अभी इधर बोला ना, इधर बताऊंगा। इसको तो समझ में आ गया। 352 से सिर्फ इमरजेंसी लगती है, 359 से सारे फंडामेंटल राइट खत्म होते हैं। राष्ट्रपति जैसे ही 359 पे साइन करेंगे ऑटोमेटिकली सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए, केवल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे, बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले आगे। अब इधर आ जाओ, अब इधर देखो, इधर इसको अलग करते हैं, 358 को अलग करते हैं थोड़ा सा। 358 को अलग करने के लिए तू साइड में हो जाए, आ जाओ। देखो 358 इस आर्टिकल में सिर्फ क्या दे रखा है? कौन सा आर्टिकल दे रखा है? 19 दे रखा है, बस। ठीक है। अब सुनो क्या होगा। पहली बात तो इधर देखना, पहली बात तो इधर देखना, 352 नंबर के आर्टिकल के चालू होते ही इमरजेंसी लगती है। लेकिन 352 के बाद अगर राष्ट्रपति दूसरे पेपर पर साइन करेंगे तो 359 चालू हो जाएगा। और 359 आर्टिकल अगर चालू हो गया तो सारे फंडामेंटल राइट को उड़ा देगा मतलब सस्पेंड कर देगा। लेकिन 20 और 21 आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो पाएंगे कभी भी। यहां तक समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ। अगर 358 नंबर का आर्टिकल कभी भी राष्ट्रपति के साइन से चालू नहीं होता, यह ध्यान रखना, 359 हमेशा राष्ट्रपति के साइन से चालू होता है, लेकिन 358 राष्ट्रपति के साइन से चालू नहीं होता। कैसे चालू होता है? ये ऑटोमेटिकली होता है।
ऑटोमेटिकली स्वतः चालू होता है, स्वतः चालू होता है। अब आप कहोगे स्वतः मतलब, स्वतः मतलब, स्वतः का मतलब है ये अपने आप चालू होता है, लेकिन दो कंडीशन में, केवल दो कंडीशन में। अगर इमरजेंसी वॉर के बेस पर लगेगी, वॉर के बेस पर, तो 358 चालू होगा। और अगर इमरजेंसी एक्सटर्नल अग्रेशन, बाह्य आक्रमण पर लगेगी, तो ये चालू होगा। लेकिन अगर इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के बेस पर लगेगी, सशस्त्र विद्रोह, तो 358 चालू नहीं होगा। नहीं आया समझ में? देखो ऐसे समझते हैं, 358 नंबर का आर्टिकल अपने आप देख लेता है, अपने आप देख लेता है कि अगर इमरजेंसी वॉर पे लगी है, युद्ध पे लगी है, तो इसका मतलब 358 चालू हो गया। और जैसे ही 358 चालू होगा तो 19 सस्पेंड हो जाएगा अपने आप। लेकिन इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल अग्रेशन पे भी लगी है तो भी 358 चालू होगा, और 58 चालू होते ही ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन पे लगी है, रिबेलियन पे लगी है, आर्म्ड रिबेलियन पे लगी है, तो 19 नंबर का आर्टिकल चालू नहीं होगा, मतलब 358 चालू नहीं होगा। और 358 अगर चालू नहीं हुआ तो 19 सस्पेंड नहीं होगा, सेफ रहेगा। फंडामेंटल राइट पर प्रभाव खत्म, मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव खत्म। इतना टेक्निकल टॉपिक है ये, बस यही, इसीलिए मैं सोच रहा था कि गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए गहराई में ले जाके समझाना पड़ा। बताओ कंफ्यूजन है? अच्छा ऐसे मत बताओ कंफ्यूजन। तुम अगर समझ में आ गया तो यस लिखो, और नहीं आया तो नो लिखो। यस, हाँ हाँ लिखो, या यस लिखो अगर समझ में आ गया तो। समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं तो नो लिखो, फिर मैं लिखवाऊंगा इसको। आशीष वर्मा, मजा आ गया सर, मैं सुबह से बीमार थी, आपकी क्लास देखकर ठीक हो गई। वाह, ये कौन लड़की का नाम क्या है? YAXI, याक्सी नाम है, बढ़िया नाम है तो यार। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? यस, यस, समझ में आ गया? अरे यार मैं दोबारा डिवाइस करा देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, नहीं आया तो आ जाओ। चलो देखो, सीधी बात, मिटा देते हैं सबको पहले। चलो आ जाओ, देखो सीधी बात है। अब तुम को वैसे बताना है ना। देखो 352 नंबर में सिर्फ क्या दे रखी है? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। ये बोर्ड हल्का है गुराबे, ठीक है? 352 में। और अब आपसे कोई पूछे कि 352 नंबर का आर्टिकल मौलिक अधिकारों पर प्रभाव डालता है? नहीं डालता, क्योंकि 352 में कहीं पर भी नेशनल इमरजेंसी का प्रभाव नहीं बताया। जो प्रभाव बताया है वो कितने आर्टिकल में बताया है? 359। और दूसरा किसमें बताया है? 358। ठीक है? जो 359 है, 9 है, वो सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। ठीक है? लेकिन 20-21 से संबंधित नहीं है, नहीं है। मतलब ये हुआ, अगर 358 नंबर का, 59 नंबर का आर्टिकल सारे फंडामेंटल राइट को उड़ा देगा, लेकिन किसको नहीं उड़ा पाएगा? 20-21 को। ठीक है? इसका मतलब 352 नंबर का जब आर्टिकल चालू होता है तो राष्ट्रपति एक साइन करते हैं, साइन साइन करते ही 359 नंबर चालू हो जाता है। जहां 359 नंबर चालू किया वह सारे फंडामेंटल राइट गायब हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे अब। ठीक है? लेकिन 20-21 आपके वर्क करते रहेंगे, 20-21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है? अब इधर आ जाओ। लेकिन 358 नंबर का आर्टिकल जो है वो कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? केवल 19 से बस। और 358 नंबर का आर्टिकल आर्टिकल वॉर के केस में चालू होता है, एक्सटर्नल अग्रेशन के केस में चालू होता है, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के केस में चालू नहीं होता। यानी कि अगर इमरजेंसी युद्ध पर लगी है, या युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है, तो 358 नंबर का आर्टिकल एक्टिव हो जाएगा, और ये जैसे ही एक्टिव होगा अनुच्छेद 19 गायब हो जाएगा। लेकिन अगर इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगी है तो 358 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 358 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो अनुच्छेद 19 सेफ रहेगा। चले, अब लिखवा दे, अब लिखवा दें आपको, इतना ही लिखवाऊंगा बस, लिखवा दें आपको, बता दो अब जल्दी। भैया थोड़ा स्क्रीन नीचे कर देना, मेरा पानी पी लो यार, सांस से निकल जाती है पढ़ाते पढ़ाते।
पहले पहले मैंने करीब करीब इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू किया था करीब 15-16 अगस्त को। 15-16 अगस्त को मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू किया था। तो मेरी वीडियो ज़्यादातर चिल्लाने के फेस में आती थी, चिल्लाने के बेस में। तो मैं सारी वीडियो में थोड़ा चिल्लाता सा था। तो और मैं शुरू में मोटिवेट भी बहुत अच्छा करता था, मैं करता तो आज भी हूँ। अगर आप मेरे सामने कोई आ जाए तो हिल जाएगा, कांप जाएगा। तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग मेरे पे कमेंट करके बोलते थे कि सर क्या कहते हैं, आप सिर्फ मोटिवेट ही करते हो, पढ़ाना भी आता है आपको? है आज जो कमेंट करते हैं ना, वो जो करते थे पहले कि मुझे पढ़ाना आता है नहीं आता, एक बार मेरी क्लास देख लेना, थर थर कांप जाओगे टॉपिक को देख के। जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, उस टॉपिक में बच्चे के सामने डाउट की चांस नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरा दिमाग और मेरा दिल सिर्फ पढ़ाने पे रहता है, बाकी चीजों पे नहीं रहता। इसलिए अगर कोई मुझसे ये कहे कि मैं ज्यादा चिल्लाता हूँ, चिल्लाता नहीं हूँ यार। वो होता क्या है ना कि बच्चों को मोटिवेट करते करते थोड़ा सा अंदर से आत्मा निकल के बाहर आ जाती है परमात्मा के रूप में। चले आगे, अब लिख लेते हैं इसको। एक बच्चा कह रहा है सर ज्योग्राफी पढ़ा दो। अबे ज्योग्राफी तो मुझे खुद ना आती, ज्योग्राफी तो मुझे खुद नहीं आती। ज्योग्राफी आपको बताऊं बहुत बढ़िया चल रही है क्लास को, लेकिन चूंकि चक्कर क्या है, टेक्निकल टॉपिक है थोड़ा सा, तो 2-3 दिन में बैकग्राउंड बन जाएगी आपकी। कल से शायद जहां तक है, कल वो बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे ज्योग्राफी के, और फिर शुरू होगी इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे उसमें पहले, सबसे पहले, क्योंकि बच्चे इंडिया को थोड़ा सा समझते भी हैं। तो समझते हैं तो उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले इंडिया में कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कैसे हुआ ये सब पहले कराएंगे, फिर फिजिकल ज्योग्राफी कराएंगे। आपको दिक्कत नहीं आएगी, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। वो जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको। लेकिन चूंकि टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है ना, इसीलिए आपको लग रहा होगा। आप 2-4-5 दिन क्लास करके देखो, आप 2-4-5 दिन में ट्रैक पे आ जाओगे, फिर ज्योग्राफी में ही नाचोगे, आप कहोगे कि मजा आ रहा है। अब चले आ जाए, अब लिख लेते हैं इसको। डालो, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। भैया थोड़ा स्क्रीन नीचे कर देना। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। एक मिनट रुकना, कहा है? मौलिक अधिकारों पर प्रभाव आ जाए। आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 and 359 describe the effect of a national emergency on a fundamental right, on a fundamental right। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 आपातकाल पर, नहीं, मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव बताते हैं। मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव बताते हैं। आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 deals with the suspension of fundamental right, guaranteed by article 19, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है, वाइल जबकि आर्टिकल 359 डील्स with the suspension of
with the suspension of other fundamental right, जबकि अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। एक बच्चा पूछ रहा है सर, अगर अनुच्छेद 359 पहले लाइन, बेटा मैं जवाब दे रहा हूं तुम्हारा, एक मिनट पहले लाइन पूरी कर दूं, भूल जाऊंगा नहीं तो, कि हिंदी में लिखवाई कि अंग्रेजी में लिखवाई। किस से संबंधित है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना एक्सेप्ट दोज गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को छोड़कर, 20 और 21 के अधिकारों को छोड़कर। हाँ, अब बच्चा पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति 359 पे साइन ना करे तो क्या होगा, तो कोई आर्टिकल सस्पेंड नहीं होगा। फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी ये बाकी अन्य आर्टिकल सस्पेंड होंगे, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए तो सस्पेंड नहीं होंगे, ठीक है। आ जाए, अब पैरा चेंज करना, नहीं पैरा चेंज करके ऐसा करो तो आप हेडिंग डालो, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 का निलंबन, ठीक है। इसमें लिखें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 358, अनुच्छेद 358 के अनुसार when national emergency is in force, अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपातकाल अस्तित्व में होता है, then तब आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है, However, हालांकि आर्टिकल 19 can be suspended only when the national emergency is declared on the ground of war and external aggression and not on the ground of armed rebellion। हालांकि अनुच्छेद 19 केवल तब ही निलंबित होगा जब
जब आपातकाल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा होगा, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा होगा, ना कि ना कि ना कि ना कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, के आधार पर। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आर्टिकल 19 क्लियर हो गया। अब अगला लिखें, अगला हेडिंग डालें, सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन, अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन। आ जाए आर्टिकल 359 authorizes the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right, during national emergency। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह आपातकाल के दौरान किसी भी व्यक्ति को न्यायालय की शरण लेने से मना कर सकते हैं। मतलब जब आर्टिकल जी फंडामेंटल राइट काम ही नहीं करेंगे तो क्या करेगा कोर्ट जाके बंदा, ठीक है, शरण लेने से मना कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट, इसका अर्थ है कि अंडर आर्टिकल 359 comma the fundamental right as such are not effective। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 359 मौलिक अधिकारों की प्रभावशीलता खत्म कर देता है, मतलब बचे ही नहीं। क्या मतलब कि बेकार हो गए वो। ठीक है, बताइए। लेकिन इसमें ब्रैकेट में लिख देना एक्सेप्ट द राइट अंडर आर्टिकल 20 and 21, अंडर आर्टिकल 20 and 21, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ के, अनुच्छेद 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ के। अब बताओ, अब बोलो, कोई डाउट है इसमें? अब देखो, इसमें दो बातें समझना। अबे फिर मक्खी बैठेगी क्या? दो बातें समझना। देखो, 358 और 359 में क्या अंतर है? अंतर क्या है?
देखो सुनो, अंतर बता रहा हूं। ये पहला अंतर तो है, ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, 19 से संबंधित है, ठीक है। ये कौन से संबंधित है, अन्य फंडामेंटल राइट से संबंधित है, संबंधित है, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, 20 एंड 21 को छोड़कर, ठीक है। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर ये जो होगा, ये आर्टिकल ऑटोमेटिकली यानी स्वतः ही सस्पेंड होता है, और ये आर्टिकल राष्ट्रपति के साइन से सस्पेंड होता है। दो अंतर, ये स्वतः सस्पेंड लिख देता हूं, सस्पेंड होता है या निलंबित बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ये राष्ट्रपति के साइन से होता है। पॉइंट समझ में आ गया, अंतर क्लियर हो गए साफ साफ, ठीक है। दूसरा एक अंतर और है, चाहो तो बता देता हूं वो भी। ये आर्टिकल वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन दोनों में लग सकता है, इन दोनों में चलेगा। लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये काम नहीं करेगा। मतलब और वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन पे इमरजेंसी लगी है तो अनुच्छेद 358 खत्म हो जाएगा, और आर्म्ड रिबेलियन पे लगी है तो 358 नहीं खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब अनुच्छेद 19, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन तीनों पे हो सकता है, लेकिन साइन किसके होंगे, प्रेसिडेंट के साइन। राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो तीनों कंडीशन में कर सकते हैं, और राष्ट्रपति नहीं करेंगे तो तीनों में नहीं भी करेंगे। बात समझ आ गए, यही इन तीनों के मेन अंतर हैं। कोई डाउट हो तो आपको बताओ। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव खत्म, मतलब ये हुआ पूरी नेशनल इमरजेंसी 352 आर्टिकल खत्म। अब कोई बच्चा ये पूछ रहा है शायद कि 20-21 खत्म क्यों नहीं होते। मेरे बाबू, मेरे सोना, एक बात सुन, अगर 20 और 21 खत्म हो गए लाला, तो पुलिस तो तेरे को गोली मार देगी ना। 21 खत्म हो गया, सोच के देख, तो कोई भी पुलिस वाला उठा के गोली मार देगा तुमको, फिर तो तुम्हारी जान चली जाएगी ना, है। पुलिस वाले तुमको उठा के सारे कपड़े उतार के, जॉकी वाले भी कपड़े उतार के रोड पे घुमा देंगे ना फिर तो लाला। इसीलिए अंबेडकर साहब ने 20 और 21 को खत्म नहीं करने का बोला। समझ में आ गया ना। और अगर 20 भी खत्म कर दिया तो पुलिस वाले एक अपराध के लिए 2-2 बार सजा दे देंगे, चल भाई तेरे को चढ़ा देते सूली पे। इसीलिए मना किया है कि 20 और 21 नहीं सस्पेंड होने का, ठीक है बेटा। 358, 359 ये भी खत्म, 352 भी खत्म, यानी नेशनल इमरजेंसी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आज इसको रिवाइज कर लेना जाके, कल मैं आपको प्रेसिडेंट